अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके साथ कोर्स कोड 248 का आटम 2024 का पास्ट पेपर शेयर किया जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन विद फार्मूला सॉल्व होंगे। अगर आपको इस चैनल पे आने वाली वीडियोस से कोई भी हेल्प मिलती है, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² माइनस 12x² माइनस 1/x² प्लस 36। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एक वैल्यू स्क्वायर में दी गई है, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में दी गई है, फिर हमारे पास 12 है और साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है वो भी पहली वैल्यू जैसी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल एक वैल्यू है और ये हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है, ये स्क्वायर है इसी वैल्यू का, प्लस 36। इस तरह से ये वैल्यू हमें दी गई है। अगर हम गौर करें, ये वैल्यू सिंगल है और इसका स्क्वायर दिया गया, फिर हम इसको कंपैरिजन करते हुए इस तरह लिख सकते हैं ना। हमने इस वैल्यू को y के इक्वल रखा है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको सपोज कर लिया हमने कि x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू वाई। इसको सपोज किया है हमने और हमें पता है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, ये और ये दोनों सेम हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, स्क्वायर का, और ये सिंगल है। इसलिए अगर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर के तौर पे इस वैल्यू को अगर हमने y के बराबर यहाँ पे रखा है, इक्वेशन की दूसरी साइड में हमने अगर y लिया है, y इज इक्वल टू x² माइनस 1/x² किया है, तो हम इस वैल्यू को y² के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर का फ़र्क है। इसलिए y इज इक्वल टू x² माइनस 1/x², और ये जो दूसरी वैल्यू है x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर, इसको हम y² के तौर पे ले लेते हैं। अब हमने 12 के साथ ये वाली वैल्यू है ना, इसको y के इक्वल लिया, इसलिए यहाँ पे 12 के साथ y लिख दिया, और इस वैल्यू को हमने y² के बराबर लिया, इसलिए इसकी जगह पे यहाँ पे y² लिख दिया, और ये 36 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, x² माइनस 12y प्लस 36। ये हमारे पास अब एक नई इक्वेशन बन गई है। Now we can factorize this by finding the factors of 36 that add up to 24. अब हम इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तज्ज़ी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, हमने इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि दरमियान में हमारे पास -12y आई, इसको मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -12y आई, और मल्टीप्लाई करने से दोनों नंबर को हमारे पास 36 आए। तो उसकी फैक्टराइजेशन फिर इस तरह बनेगी, y माइनस x²। अगर y माइनस x² को हम खोलते हैं या इसको फॉर्मूला को खोलते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के तौर पे आया ना। अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास यही बनेगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। y को अगर a के तौर पे लें, a का अगर हम स्क्वायर लें तो ये बनता है ना y²। उसके बाद x को अगर b के तौर पे लें और यहाँ पे 2ab लिखें, इधर दरमियान में 2ab अगर करें तो a हमारे पास y है और b हमारे पास 6 है। 2ab करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 12 बन जाएगा। a हमारे पास y है, इसलिए यहाँ पे y आ गया, प्लस 36। मतलब कि फॉर्मूला के एंड पे ये आता है ना कि b², इसलिए हम b का स्क्वायर लेंगे। b वाली वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 36 आया। इस तरह अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू का सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, इधर इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म होके हमारे पास ये सिंपल आ गई है y माइनस 6 के तौर पे। इस तरह से ये हमारे पास y माइनस 6 के तौर पे आई है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म होके। अब हम आगे अगर इसको देखें तो ये हम जब पहले हमने सपोज़ किया था कि इसकी जगह पे हमने y रखा था, अब हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, तो इसको वापस उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो पहले हमने इसका यहाँ पे क्वेश्चन के शुरू में हमने इसको y के इक्वल लिया था, क्वेश्चन के शुरू में हमने इसको जैसे ये y के इक्वल लिया था, अब वापस अपनी इक्वेशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इधर इक्वेशन में वापस वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू x² माइनस 1/x²। इधर हमारे पास, अच्छा ये हमने स्क्वायर रूट इस तरह से स्क्वायर ख़त्म कर लिया स्क्वायर रूट लगा के, तो हमारे पास अब ये y की, पहले हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट की थी y की वैल्यू
बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को y के इक्वल रखा था। अब हम वैल्यू को वापस उधर पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। किस में इन्होंने पुट कर दिया है? अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के बाद स्क्वायर रूट लेके हमने यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म किया। अब हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हम वापस इसमें पुट कर रहे हैं। जब हमने शुरू में क्वेश्चन के शुरू में इसको सपोज किया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाई के इक्वल है, वाई के इक्वल इसको रखा था। अब वापस इधर हम अगर वैल्यू पुट करें y माइनस 6, वाई हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वापस वैल्यू पुट किया है, इसको हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट गया है अब, और हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसको सिंपल हमने y के इक्वल रख के इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन के बाद y की वैल्यू हमारे पास, ये जो y की वैल्यू आई है इसको वापस सब्सटीट्यूट किया है इसमें, जहाँ पे हमने शुरू में सपोज किया था उसी में वापस सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है कि हमारे पास एक जो शेप है पैरेललोग्राम दी गई है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया या मुरब्बा हमने उसका फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर, उसकी साइड्स हमें जो दी गई हैं वो एक हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और सेकंड वन इज़ 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल, और डायगोनल हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको सर्च करके या पैरेललोग्राम शेप को देख के अच्छे से समझ सकते हैं, उसमें कंसीडर करके दोनों साइड्स की ये जो उन्होंने वैल्यू दी हैं, एक 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर, फिर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद करना होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होगा, हम कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लें, डायगोनल फार्मूला। डायगोनल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम का। इसको हमें याद करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d पावर 4। पहले एक साइड को a के तौर पे लिया है 12 सेंटीमीटर, जो एक साइड बताई गई है उसको a के तौर पे लिया है, दूसरी साइड 14 सेंटीमीटर को b के तौर पे लिया और डायगोनल को d के तौर पे हमने ये खुद से कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया कि हमारे पास एक साइड a है, ये दूसरी साइड b है और थर्ड जो डायगोनल है वो d के तौर पे लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 4a स्क्वायर माइनस d पावर 4 और ये है स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं इधर। अब a की जगह पे हमने a की जगह पे ये वैल्यू पुट की है 12, b की जगह पे 14 और ये डायगोनल की जगह पे 18, क्योंकि हमारे पास a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और डायगोनल की वैल्यू हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दी हैं। 44 और ये 14 का स्क्वायर भी हमने लिया है और 18 पावर 4, 18 को 4 टाइम हमने 18 से ही मल्टीप्लाई किया। ऐसे नहीं करना कि इधर 18 के ऊपर अगर पावर 4 है तो 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नहीं, 18 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। 12 के स्क्वायर की वैल्यू 144 आई है, 14 स्क्वायर 196 माइनस 18 अगर हमने 18 पावर 4 किया तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को 144 और 196 को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आई है, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है। अब इसमें से इस वैल्यू को इन दोनों को सॉल्व किया, अगर हमने माइनस किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब ये स्क्वायर रूट में है और बाहर हमारे पास यहाँ पे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44.5 सेंटीमीटर। ये आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी अगर करें तो ये आंसर आएगा 44.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर क्यों आया, यहाँ पे ऊपर हमारे पास, इधर हमारे पास ये दो चीज़ें दी गई थी, दो साइड्स दी गई थी 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स जब एरिया में हम इसको पुट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो यूनिट भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर जब हमने किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, इसलिए इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
Solve the following system of linear equation by matrices invariant method. Solve the following system of linear equations by matrices invariant method. matrices का इन्वर्स मेथड यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ 4x plus 5y is equal to 0 and the second one is 2x plus 5y is equal to 1. पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिसेस इन्वेरिएंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसलिए हम पहले इनको इस तरह से मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे. वो हम कैसे लिख सकते हैं? पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर इस तरह से देखें तो ये 4x और 2x ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं. इसको फर्स्ट मैट्रिक्स में इस तरह से हम इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट मैट्रिक्स में हम ऐसे पुट करेंगे. 4 और 2 इस तरह फर्स्ट कॉलम में आ गया और ये 5 और 5 सेकंड कॉलम में इस तरह से आ गया. फिर हमारे पास दूसरी हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं 0 और 1, ये हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के तौर पे लिखी हैं एक कॉलम बना के. इसी तरह ये हमारे पास x और y, इनके साथ जो हमारे पास वेरिएबल्स थे x और y, इनको हमने इस मैट्रिक्स के तौर पे लिख दिया है. पहले मैट्रिक्स को हमने a का नाम दिया है, दूसरे मैट्रिक्स को x का और तीसरे को b का. टू सॉल्व बाय मैट्रिसेस इनवेरिएंट मेथड, मैट्रिसेस का इन्वर्स मेथड यूज़ करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें, द फॉर्मूला फॉर द इन्वर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला है और ये एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला है. मतलब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आपस में अगर मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास इन्वर्स आता है. ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या है? 1/AD माइनस BC. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें ए और डी की. ये ए डी इस तरह से है, ये इस तरह क्रॉस में ये वाला मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन रहा है 4 × 5, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी. 5 × 2 ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी और दरमियान में हमारे पास फॉर्मूला के लिहाज से ये माइनस लगेगा. इसको अगर सॉल्व करें 20 - 10 इज इक्वल टू 10. ये यहाँ तक सॉल्व हो गया. अब हम इसको डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट के साथ हमें एक और चीज़ चाहिए थी जो कि यहाँ पे एडजॉइंट था. ए इन्वर्स में हमें पहले डिटर्मिनेंट चाहिए था और इन्वर्स चाहिए था. अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 आ गया है. इसको 1/10 यहाँ पे हमने पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में ये चीज़ दी गई थी 1/AD माइनस BC. AD माइनस BC की तो वैल्यू ये हमारे पास आ गई है. इसकी जगह पे ये हमने वैल्यू पुट की है 1/10 और साथ में ये हमने ये इस फॉर्म को यहाँ पे मैट्रिसेस फॉर्म को इधर लिखा है. अब ये 1/10 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास आया है जी, ये अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट की हैं इन्वर्स के लिए. नाउ मल्टीप्लाई ए इन्वर्स विद बी. हमने ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है. ए इन्वर्स की हमारे पास ये वैल्यू आई है और मैट्रिक्स बी हमारे पास ये था 0 और 1. ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आई है. मैट्रिक्स एक्स हमारे पास ऊपर एक्स और वाई के तौर पे था, इसलिए इसकी वैल्यूज़ को हमने एक्स और वाई के इक्वल रख लिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स जो एक्स है, ये कैपिटल एक्स हमने किसके लिए लगाया था? उस मैट्रिक्स के लिए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू थी, इसलिए इसकी जगह पे हमने एक्स और वाई पुट किया है. अब उसके लिहाज से इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो पहले कॉलम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये और ये आंसर बनाएंगे. इसलिए हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 2/5. यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू 2/5. ये दोनों हमारे पास इसका आंसर आ गया. हमने मैट्रिसेस इन्वेरिएंट मेथड को यूज़ करके इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग p + 1/p² एंड p - 1/p². ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन डाटा क्या है? 1/p. 1/p की हमें वैल्यू दी गई है. इसमें जो हमने फाइंड करना है इसमें से एक चीज़ की वैल्यू है 1/p है. यहाँ पे 1/p ये वैल्यू गिवन है और हमारे पास p नहीं है. अब हम p की वैल्यू भी होगी इसमें पुट करेंगे तो ये हम फाइंड आउट कर सकेंगे ना. ये और ये 1/p तो दिया गया है, ये गिवन डाटा है 1/p. इस 1/p से पहले इस p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम बाद में इन दोनों में पुट करके इसकी ये फाइंड आउट कर सकें. इसके लिए हम करेंगे p से 1/p से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे.
ये है पी इनवर्स, अगर 3 प्लस स्क्वायर अंडर रूट 10 है तो पी अगर दोनों साइड में इन्वर्स लें, पी हमारे पास इस तरह से सीधी फॉर्म में आ जाएगा, पी 1/p पी में कन्वर्ट हो गया, और 3 प्लस अंडर रूट 10 हमारे पास 1/3 प्लस अंडर रूट 10 की फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंपल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू है, या इस तरह जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, ये हमारे पास रियल नंबर है 3 और 3, और ये इस तरह से जो हमारे पास जजर में या स्क्वायर रूट में है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगा के बाकी सारी वैल्यू सेम होगी, तो इसको इसका कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ रहेगी 3 माइनस अंडर रूट 10 के तौर पे, और ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे स्क्वायर बना देंगे, और दरमियान में हमारे पास ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर। अब इस तरह ये इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये 3 स्क्वायर को सॉल्व किया तो 9 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। अब 9 माइनस 10 किया तो -1 हमारे पास आंसर आया है। फिर इसके बाद -1, ये वाला माइनस के साइन की वजह से यहाँ पे ऊपर वैल्यू के साथ यहाँ पे 3 के साथ माइनस हो गया। अब हमारे पास p की भी वैल्यू आ गई है। हमारे पास गिवन डाटा 1/p था और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ये और ये। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने p की वैल्यू फाइंड की है पहले। अब 1/p और p दोनों हमारे पास गिवन है, इस वैल्यू में और इसमें सिंपल हम पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करके। इसमें अगर हम यहाँ पे p + 1/p फाइंड आउट करते हैं तो p की जगह पे ये p की वैल्यू लिखी है -3, ये जो हमारे अभी हमने फाइंड की है ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी है, और ये 1/p की वैल्यू लिखी है। -3 और +3 पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कट गए, और ये √10 2 √10 यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से। और अब हमारे पास p + 1/p की वैल्यू आ गई है, जबकि हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करने का कहा है वो है p + 1/p होल स्क्वायर। हमने अभी फाइंड आउट किया है p + 1/p। इसी की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर दें, इस तरह से हम स्क्वायर दें तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है p - 1/p होल स्क्वायर। अब हमने p + 1/p तो कर लिया, हमारे पास ये p की वैल्यू भी दी गई है और क्वेश्चन में हमें बताया गया 1/p भी, उसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे। सेम यही स्टेप्स करने हैं, लेकिन इधर जहाँ पे प्लस था इसकी जगह पे ये माइनस लगाना है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में माइनस है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा के इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये 36 आंसर आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, p + 1/p स्क्वायर = 40, p - 1/p होल स्क्वायर = 36। ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड HCF ऑफ। ये 3 हमारे पास पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक हमारे पास ये पोलिनोमियल है, एक ये, और थर्ड वन इज़ दिस। इन तीनों पोलिनोमियल का हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट तीनों में हमने जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है जो सेम होगा, कॉमन होगा, इनके फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा तीनों में वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब कि HCF होगा इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले फिर हमें इन तीनों के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे, फिर इन तीनों में से जो तीनों के कॉमन होंगे वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके लिए हम सबसे पहले पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को लें, ये हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल 2x³ + 6x² + 5x + 2, इसमें से हमने ये क्यूब और स्क्वायर वाली इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस तरह से ग्रुप फॉर्म में लिखा है और इन दोनों को ग्रुप में लिखा है, अलग अलग से इनको ग्रुप फॉर्म में लिख लिया है। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। 2x² को कॉमन लिया है क्योंकि इसमें 2 भी है और x² भी है, इसमें भी 2 भी है और x² भी है। 3 2 टाइम करें तो वापस यहाँ पे 6 बन जाएगा। 2x² को कॉमन लिया है तो अंदर हमारे पास बचा है x + 3 प्लस यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए 1 इसमें से हमने बाहर लिया है, तो हमारे पास अंदर बचा है 5x + 2। इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा करें और इन दोनों को अगर देखें तो हमारे पास इसमें से कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, कोई भी एक जैसा फैक्टर नहीं है, कोई भी मिलता जुलता फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल में से हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। अब हम सेकंड पोलिनोमियल को अगर देखें तो वो हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है। सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास ये है 5x³ + 10x² + -3x + 6।
इस पोलिनोमियल को भी हमने इस तरह ग्रुप फॉर्म में लिखा है अलग अलग करके। अब इसमें से अगर हम 5x³ इसमें से इस वैल्यू में से पहले ग्रुप में से 5x² हमने कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बचा x+2। इधर से हमने -3 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा x+2। अब इसमें ये और इसमें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन आ सकती हैं, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है 5x² - 3। अब हम थर्ड पोलिनोमियल को अगर देखें, ये सेकंड पोलिनोमियल की जो कॉमन फैक्टर्स थे वो थे। थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास ये है। थर्ड पोलिनोमियल को भी सेम उसी तरह पहले ग्रुप फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से हमने ग्रुप फॉर्म में लिख लिया, ये क्यूब और स्क्वायर वाली वैल्यू को एक ग्रुप में और दूसरी ये एक वेरिएबल वाली वैल्यू और एक कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक ग्रुप में। इस ग्रुप में से हमने 3x² को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x+2 बचा है। इस ग्रुप में से हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x+2 है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें से ये और ये वैल्यू एक ग्रुप फॉर्म में आई है 3x² + 2 बन के, और ये वैल्यू दोनों हमारे पास कॉमन है, इसलिए इनमें से एक वैल्यू हमने लिख लिया है, ये कॉमन के तौर पे आ गई है। लेकिन हमें ये तो अलग अलग से जो कॉमन आया वो है ना, लेकिन हमें क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने बताना है। तो इस तीनों पोलिनोमियल में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया कि जो तीनों पोलिनोमियल में। फर्स्ट में ये देखें, फर्स्ट में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया था। फिर हमारे पास सेकंड में ये कॉमन फैक्टर आया था x+2, और थर्ड में हमारे पास आया था, थर्ड में भी हमारे पास ये आया था x+2। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ 40 डिग्री इज एडेड टू एन एंगल, द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल, फाइंड द ओरिजिनल एंगल। इस स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझेंगे। इफ़ 40 डिग्री इज एडेड टू एन एंगल, अगर एक एंगल दिया गया उसमें हम 40 डिग्री को ऐड करते हैं, एक एंगल हमारे पास x के तौर पे उसमें 40 डिग्री को ऐड करते हैं, द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री का मतलब है कि 180 डिग्री का एंगल होगा ऑफ द ओरिजिनल एंगल, फाइंड दी ओरिजिनल एंगल। और ओरिजिनल एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से ओरिजिनल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये 180 - x किस तरह से आया कि अगर इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमारे पास अगर 180 पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, उसमें से हमने नंबर ऑफ ये x नंबर जो है ना हमने उसमें से यूज़ कर लिए या हमने खा लिए हैं। अब हमने बताना है कि लेफ़्ट ओवर कितने हमारे पास स्लाइसेस हैं। उसके लिए फिर हम 180 में से x को माइनस करेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो हमारे पास लेफ़्ट ओवर होंगे। इसको इस एग्जांपल के साथ रिलेट करके फिर यहाँ पे एंगल का वही हिसाब होगा, 180 डिग्री माइनस x के तौर पे अगर हम इसको लें और इसको सॉल्व करें, इसका जो है अननोन जो एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये इस साइड पे अगर मूव करके आए तो यहाँ पे ये भी x पॉजिटिव हो जाएगा और x + x = 2x हो जाएगा। यहाँ पे 40 पॉजिटिव का था, अब ये दूसरी साइड पे मूव करके गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव का 40 हो गया। अब 180 - 40 = 140 हो गया और ये x + x = 2x आ गया। यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर इस साइड पे दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। x = 140 / 2। अगर इसको सॉल्व करें 140 / 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 70। अब ये 70 डिग्री का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, तो इसका 70 डिग्री आएगा, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करें टू 1 × 2 तो 7 × 40 और 0 साथ में आएगा, तो इसका फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री का हमारे पास फिर वो एंगल होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ मैन इज नाउ 5 times as old as his son. 4 years ago the product of their ages was 52. Find their present ages. अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे तो ये हमारे पास है, एक आदमी इज़ नाउ 5 times as old as his son। एक आदमी अब उतना बड़ा है, मतलब कि अपने बेटे की उम्र से, एक आदमी अपने बेटे की उम्र से 5 गुना बड़ा है। इस पहली लाइन का मतलब है एक आदमी अपने बेटे की उम्र से 5 गुना बड़ा है, ये नहीं कि 5 साल बड़ा है, इसका मतलब है कि 5 गुना बड़ा है। और 4 years ago 4 साल पहले दोनों की जो उम्र का प्रोडक्ट था, दोनों की एजेस का अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो किसके इक्वल थे, 52 उसका आंसर आता था। अभी की इनकी हाल की प्रेजेंट की एजेस फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट को अच्छे से समझें कि एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, 5 साल नहीं 5 गुना, मतलब कि बेटे की जो एज है, सन की जो एज है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 times मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस आदमी की एज आती है।
और दूसरी बात ये बताइए 4 साल पहले उन दोनों की एज को अगर मल्टीप्लाई करता है तो 52 आंसर आता था, ये आंसर था। अब हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, अभी की जो उसकी एज है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला वो लिखेंगे। द सन एज वॉज, अच्छा प्रेजेंट एज सन, बच्चे की जो है उसके बेटे की जो अभी की एज है उसको एक्स के तौर पे ले लें, एक्स ईयर। और अगर हमारे पास इसको एक्स के तौर पे लें, ये भी हमें बताया गया कि 5 गुना आदमी की अपनी उम्र ज़्यादा है, तो फिर आदमी की उम्र को किसके बराबर लेंगे, 5x के, क्योंकि हम x के साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 5 आएगा, 5x के तौर पे लेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने स्टेटमेंट बताई है 4 ईयर एगो, मतलब कि 4 साल पहले कितनी कितनी थी। तो x में से 4 माइनस करेंगे और 5x में से भी 4 माइनस करेंगे। x बेटे की उम्र है और 5x बाप की उम्र है। x में से 4 माइनस किया, 5x में से भी 4, क्योंकि दोनों की उम्र 4 साल पहले, इनका प्रोडक्ट क्या था 52। प्रोडक्ट का मतलब है अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास 52 आना चाहिए 4 साल पहले। इसलिए ये बाप की एज और ये बेटे की एज और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 52 आ रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने सारी कंडीशन लिख ली है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x को यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर। इसी तरह x को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4x, -4 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20x, और इधर एंड पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आ गया 16। इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, दोनों के माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +16 में चेंज हो गया। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 52, तो 52 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। 5x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -4x है हमारे पास और -20x है। -4x -20x को सॉल्व किया तो -24x आ गया, +16 यहाँ पे +16 एज इट इज़ आ गया। और ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो 52 है ये भी अभी एज इट इज़ आ गया। अब ये 5x स्क्वायर एज इट इज़, -24x इधर एज इट इज़, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव 16 है। दूसरी साइड पे इधर जाके 52 के साथ ये माइनस हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अगर -16 को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास -36 आ गया। 52 -16 किया तो यहाँ पे हमारे पास -36 आ गया। -36 इस साइड पे था, अब इस साइड से इधर जब मूव करके आया तो ये +36 इस साइड पे था, इस साइड से इधर मूव करके आया तो ये -36 बना है, इज इक्वल टू 0। इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं बची तो मतलब 0। अब इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। ये तीनों वैल्यूज़ इसमें a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे आ गया। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 5 को a के तौर पे, 24 को b के तौर पे और 36 को c के तौर पे लिया जाएगा, a, b और c के तौर पे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ऐसे होता है -b प्लस माइनस √b² -4ab डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से ये फॉर्मूला है। इसको रिटर्न फॉर्म में आप लिख लें, जैसे मैं बोल रही हूँ इस तरह लिख के याद कर लें। -b प्लस माइनस √b² -4ab, ये -4ab के तौर पे ये फॉर्मूला आया। -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये a की वैल्यू है 5 और यहाँ पे उसके साथ 2 लगाया है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूला में सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास b आता है और ये 24 हमने b के तौर पे लिया है, इसलिए यहाँ पे 24 लिखा है। इधर भी फॉर्मूला में b आता है, ये b की वैल्यू है 24, इसलिए यहाँ पे 24² लिखा है। ये हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आता है -4ac, इसलिए -4 लिख के a की वैल्यू लिखी और साथ में c की वैल्यू लिखी। अब सिंपल इन दोनों को 5 और -36 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया, -24 का स्क्वायर लिया तो 576 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया 1296, ये आंसर आया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास 10 आंसर आया। ये अब हमारे पास दो फॉर्म में है ना, प्लस में भी माइनस में भी, क्योंकि इसमें दरमियान में हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको प्लस के तौर पे भी आंसर निकालेंगे और माइनस के तौर पे भी। इस तरह से हमने पहले 24 + 36/10 रखा है, इस तरह 24 + 36/10
और यहाँ पे हमने इसकी ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म किया स्क्वायर लेके। 36 का स्क्वायर 1296 के इक्वल था, इसलिए हम यहाँ पे इस वजह से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया हमारे पास। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में हमने वैल्यूज़ लिखी हैं। x इज इक्वल टू 24 प्लस 36/10, x इज इक्वल टू 24 माइनस 36/10। इसको सिंपली मैथमेटिकल रूल्स यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 60, 24 माइनस 36 इज इक्वल टू -12। ये 10 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे 6 आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे -1.2। अब ये हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ गए हैं। अब हमने ये खुद डिसाइड करना है कि हम कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है -1/2। अब हमने एज बतानी है, क्वेश्चन के शुरू में एज की बात हुई थी, एज बतानी है किसी पर्सन की, तो एज ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एज इस तरह से नेगेटिव में आए, नेगेटिव वैल्यू आए। एज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आएगी ना, पॉजिटिव कोई नंबर होगा, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास शुरू में बताया गया था कि बेटे की एज बाप की एज बेटे से 5 गुना ज़्यादा है। हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है। x क्योंकि हमारे पास बेटे की एज थी, इसलिए द सन्स प्रेजेंट एज इज़ 6 ईयर। ये x हमारे पास बेटे की एज है, इसलिए हमारे पास 6 साल बेटे की एज आई है। द सन प्रेजेंट एज इज़ 6 ईयर। और इसके बाप की आदमी की और उसके बेटे की एज में क्या डिफरेंस था कि ये जो मैंस एज है वो 5 टाइम्स ज़्यादा थी, 5 टाइम ग्रेटर थी, 5 गुना ज़्यादा थी बेटे की एज से। इसलिए हमने ये जो बेटे की एज आई है हमारे पास 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 ईयर आ गया, मतलब कि उस आदमी की भी एज आ गई। अब हमारे पास फाइनल आंसर ये है, द सन इज़ 6 ईयर्स ओल्ड एंड द मैन इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। बच्चा 6 साल का है और उसका वालिद 30 साल का। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्विंग एंड ग्राफिंग दी इनइक्वालिटीज़। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी गई है, मतलब इस फॉर्म में अगर कोई ग्रेटर लेस और ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो तो वो हमारे पास होती है इनइक्वालिटी। यहाँ पे अब ग्रेटर का साइन हमें दिया गया है, ये हमारे पास फिर इनइक्वालिटी है। इस तरह फ्रैक्शन में इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में ये हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करने के लिए देखेंगे कि कौन सा तरीका यूज़ करें। जिस तरह से इक्वेशन के एक साइड पे अगर एक काम हो रहा हो तो दूसरी साइड पे भी वो करना पड़ता है, इसी तरह इनइक्वालिटी में भी अगर इस तरफ हम कोई मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस तरफ भी सेम वही करना होगा। इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम 6 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 ये कट सकता है। इसी तरह इस 2 को भी तो ख़त्म करना होगा, इस 2 को भी 6 के साथ अगर इस पूरी इनइक्वालिटी की साइड को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ख़त्म हो सकता है 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, इस तरह से ये भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अभी ये हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो हमारे पास सिंपल ये 3 और ये 2 ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, इसलिए यहाँ पे ये वाला 2 बचा है, ये वाला, और अंदर हमारे पास ये वैल्यू आई है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे 48 आया। ये 6, अच्छा ये दो अलग-अलग वैल्यू है, ये और ये 8, इसके साथ भी इस साइड की इस वैल्यू के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह दूसरी साइड की भी इस वैल्यू के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी 6 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये वैल्यू बची है। अब इस यहाँ पे जो 2 बचा है इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करके 8x - 6 हमने बनाया और ये 6 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 48 बना। 6 6 टाइम 36 और ये 6 3x/2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये 9x बनाएगा। अब हमारे पास ये सिंपल सी वैल्यू आ गया 8x + 42 ग्रेटर दैन 36 + 9x। अब हमारे पास ये जो वेरिएबल वाली दोनों वैल्यूज़ हैं जिनके साथ x है, इनको इनइक्वालिटी की एक साइड पे कर लेंगे दो, और ये जो दो हमारे पास कांस्टेंट हैं 42 और 36 इनको एक साइड पे कर लेंगे ताकि हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए। 8x - 9x करेंगे तो ये आएगा -x, 36 - 42 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। अब ये इसका नेगेटिव दोनों साइड पे नेगेटिव है, नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए सिंपल हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में इसका आंसर आ गया। इसको अगर हम देखें ग्राफिकली उन्होंने बोला है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज़ अ सिंपल इनइक्वालिटी ऑन अ नंबर लाइन
plot an open circle at x is equal to 6 because it's not included and shared all values to the left of 6। अच्छा ये सिंपल इसमें नंबर लाइन पे सिंपल ये बनेगा क्योंकि सीधी नंबर लाइन पे बनेगा इस तरह से एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक तो ये एक्स की वैल्यू है और दूसरा ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ नहीं है, ज़ीरो से छोटा इसकी आंसर नहीं आया, इसलिए ये आराम से सीधी एक ही एक्स एक्सिस पे इसकी नंबर लाइन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 4 एंड 6 8 2 4 एंड 6 8। यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हो। एक नया हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1y होल स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू किस में है, स्क्वायर रूट में। ये पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। इन पॉइंट्स को अगर हम इसके तौर पे लें तो ये हमारे पास जो है x1 y1 वो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग 2 माइनस 4, यहाँ पे 2 और 4 x1 और y1 के तौर पे हैं, यहाँ पे 6 और 8 x2 और y2 के तौर पे हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है एक पॉइंट वो भी होगा हमारे पास, थर्ड वो होगा हमारे पास। अब अगर हम इसको देखें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है इसलिए हमने एक्स तो एक्स के तौर पे लिया और दूसरा वाई की वैल्यू की जगह हमने ज़ीरो रखा है। इसके तौर पे अगर हमने ये क्वेश्चन लें तो हमारे पास एक पॉइंट ये दिया गया, एक पॉइंट ये दिया गया, ये दोनों पॉइंट ये हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, और ये थर्ड पॉइंट हमें फाइंड आउट करने का कहा था और ये बताया था कि ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स के तौर पे हमने ली है और वाई की वैल्यू ज़ीरो के तौर पे ली है। इसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में सिंपल हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, ये दोनों पॉइंट ये जो हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट उससे इक्वी डिस्टेंस पे या बराबर डिस्टेंस पे है, इसलिए x और ज़ीरो को पहले इसके साथ मिला के इस फॉर्मूला में पुट करके और फिर x और ज़ीरो को इसके साथ मिला के इस फॉर्मूला में पुट करके हम इसके सिंपल इस तरह से आंसर निकालेंगे। ये सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसके स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये इस तरह से सिंपल आ गई है वैल्यू x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये 4 का स्क्वायर अगर हमने लिया तो 16 आ गया, x माइनस 6 स्क्वायर ये एज इट इज़ आ गया, और 8 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 64, यहाँ पे ये 64 आ गया था। अब हम इसको स्क्वायर्स इसके जो स्क्वायर हैं इसको खोलेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के तौर पे आया, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर के तौर पे आया है। इसको अगर फॉर्मूला अगर हम खोलें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसको खोलते हुए इसकी वैल्यूज़ को हमने एक्सपेंड किया, और ये हमारे पास दूसरी साइड पे भी सेम इसमें भी वही फार्मूला हमने अगर इसको खोला तो इस तरह से वैल्यूज़ आई हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो 16 और 4 ऐड होकर 20 बना दिया है, और यहाँ पे 36 और 64 ऐड होकर 100 बन गया। अब हम ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करते हुए, अगर ये हमने ये और ये दोनों हमारे पास वेरिएबल हैं और ये दोनों ही अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए देखें ये दोनों हमारे पास x और x, ये इधर और इधर वाला x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, -4x और -12x, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक साइड पे इकट्ठा करेंगे, 12x एक साइड पे और ये -4x, ये 12x इधर नेगेटिव का था, इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो गया, और 100 और -20 ये दोनों कांस्टेंट हैं, इस साइड पे 100 है और इस साइड पे 20 है, ये 20 इस साइड पे जाकर नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 8x इज इक्वल टू 80, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 80 के साथ यहाँ पे डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आ गया 10। तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर x पॉइंट कौन सा है, 10, और y तो वैसे ही हमारे पास 0 है क्योंकि हमने x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू 10 है कि जो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है किस से, 2 और 4 से, 6 और 8 से, तो वो हमारे पास पॉइंट 10 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फैक्टराइजेशन, इसकी हमने इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तज्जी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास a प्लस बी
ए प्लस बी के तौर पे वैल्यू है ए प्लस बी होल क्यूब प्लस 64 भी हमारे पास किसी नंबर का क्यूब होता है। ये हम थोड़ा सा सोचें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 64 8 का क्यूब होता है। अगर हम इसको भी क्यूब के तौर पे लिख लें, 8 क्यूब के तौर पे हम लिखें तो वो हमारे पास 64 के बराबर ही आएगा। तो हम इसको और इसको देखें तो ये दोनों ही क्यूब के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला के तौर पे आ रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब में ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वाई और b की वैल्यू हमारे पास है 4। सॉरी, यहाँ पे मैं 8 का क्यूब बोल रही थी, ये 4 का क्यूब है। 4 का अगर हम क्यूब लें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास b क्यूब आएगा। 8 का तो स्क्वायर 64 होता है ना, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 64 आता है। 4 का क्यूब मतलब 64 होता है। a की वैल्यू फिर हमारे पास है x प्लस वाई और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। इसके तौर पे हम लेके अगर ये फॉर्मूला आपको क्यूब का याद करना पड़ेगा, ये अगर याद होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलो तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी की वैल्यूज़ को सिंपल इस फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में यहाँ पे हमने पुट किया है, तो ये हमारे पास सिंपल इसका यहाँ पे ये आंसर आ गया। ये किस तरह से आया, हम इसमें से x प्लस वाई प्लस 4, ये तो सिंपल है, ये सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता। ये हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब कि a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हमने खोला तो ये आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ हमने ये सॉल्व की है, 4 को अंदर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। ये -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x माइनस 4y, इस माइनस के साइन को भी और -4 को भी इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। अब ये जो दोनों हमारे पास आंसर आए हैं, ये इसका और इसका, इसको वापस इस इक्वेशन में पुट किया और हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया, इसको तरतीब से इस तरह लिखा है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए, फैक्टराइजेशन होके हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 7 8 क्वेश्चन जो भी हैं ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको सवाल है, कुछ पूछना है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।